Hello everyone. So we will be continuing with the series, and in this chapter we have already dealt with the features of the constitution. So the last part of this chapter is criticisms of the constitution. आखिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरीके से क्रिटिसाइज़ किया गया था हम इस वीडियो में देखेंगे. ठीक है. सो द फर्स्टली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ये बोला गया था कि अ बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन. क्यों इसे अ बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया था, या इसे बोला जाता था बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन, या बैग ऑफ बोरोविंग्स बोला जाता था, या फिर इसको हॉच पॉच कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता था, या पैचवर्क कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता था. ठीक है. इसको डिफरेंट डिफरेंट नाम से डिफरेंट लोगों ने इसे बोला था. फॉर एग्जाम्पल बोरोड, हॉच पॉच कॉन्स्टिट्यूशन, बैग ऑफ बोरोविंग्स. क्योंकि इसमें जितने भी प्रोविजंस थे हमारे जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने डिफरेंट कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे पहली बात एनालाइज़ किया, एंड उसे एनालाइज़ करने के बाद हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस बनाए गए थे. एंड हमारे यहाँ पे बहुत सारी जगह से बहुत सारी चीज़ें ली गई थी. सबसे इम्पॉर्टेंट मोस्ट ऑफ द प्रोविजंस हमारे यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया था. और भी बहुत सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया, यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया. लाइक फॉर एग्जांपल जुडिशरी वाली चीज़ें यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई, ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिया गया, फिर आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया, यूएसएसआर से लिया गया. दैट इज़ वाई इट वाज कॉल्ड अ बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन. इसमें क्योंकि बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन की हेल्प से हमारा इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन बना, और हमारा इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन, इतना लेंदी कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का लेंदीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है. चीज़ें बोरो की गई थी, बट हूबहू उन सारी चीज़ों को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं रिप्लेस कर दिया गया था. उसमें नेसेसरी चेंजेस किए गए थे. ठीक है. उसमें नेसेसरी चेंजेस करके उसमें हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने उसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्लेस किया था. इतना ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा था तो बी आर अम्बेडकर का इस टाइम पे रिप्लाई आया था कि one likes to ask whether there can be anything new in constitution frame at this hour in the history of the world. More than 100 years have rolled over when the first written constitution was drafted. It has been followed by many countries reducing their constitutions to writing what the scope of constitution should be as long as been settled. Similarly, what are the fundamentals of the constitutions are recognized all over the world. Given these facts, all constitutions in their main provision must look similar. The only thing, if there can be any, in the constitution framed so late in the day are variations made to remove the faults and to accommodate it to the needs of the country. The charge of producing a blind copy of the constitution of other countries is based, I am sure, on an inadequate study on the constitution. बी आर अम्बेडकर ने ये एक स्टेटमेंट दिया था. उन्होंने बोला कि जिस पॉइंट पे कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस समय बहुत मुश्किल से हमें ब्रिटिशर्स से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने को मिला, एंड उसके बाद हम उस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाएं. उस पॉइंट ऑफ टाइम पे इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट टू फ्रेम अ कॉन्स्टिट्यूशन. इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने बहुत सारे कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल लिया एंड तब एक कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया. उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये कंपेयर में अगर आज वो कॉन्स्टिट्यूशन बना होता तो उसमें कुछ नेसेसरी चेंजेस होते आज की कंडीशंस के अकॉर्डिंग, बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो सारे प्रोविजंस को लाया गया था जिसके थ्रू आप चेंजेस कर सकते हैं. ठीक है. सो दिस वॉज द आंसर दैट बी आर अम्बेडकर गेव टू द क्रिटिसाइजर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय सेइंग कि ये एक बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है. ओके. सो नेक्स्ट वी विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट क्रिटिसिज्म, दैट इज़ अ कार्बन कॉपी ऑफ 1935 एक्ट. हाँ, ये बात मानी जा सकती है कि हमारे यहाँ पे जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बना उसमें 1935 के एक्ट से बहुत सारे प्रोविजंस को लिया गया, बट वी कैन नॉट से कि ये उसकी एक कार्बन कॉपी है. ठीक है. For example, N. Srinivas observed that Indian Constitution is both in language and substance a close copy of 1935. ये N. Srinivas के अकॉर्डिंग ये चीज़ थी. ठीक है. बहुत सारे लोगों ने इसको कार्बन कॉपी बोला था. ठीक है. सर आइवर जेनिंग्स ने भी इसको क्रिटिसाइज़ किया था एंड सेड दैट कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्स डायरेक्टली फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. क्योंकि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ही एक ऐसा एक्ट था जिसने इंडियंस को थोड़ा सा लेवरेज दिया था बाकी एक्ट से कंपैरिजन में.
एंड उस पॉइंट ऑफ हिस्ट्री में जब इतने मुश्किल से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी एंड उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने का मौका मिला, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का रेफरेंस लिया था एंड हाँ, उससे कुछ कुछ प्रोविजंस को भी लिया गया था। ठीक है, तो बी आर अम्बेडकर ने फिर आंसर किया इस क्रिटिसिज्म को by saying that as to the accusation that the draft constitution has reproduced a good part of the provisions of the Government of India Act 1935, I make no apologies. There is nothing to be ashamed in borrowing. उन्होंने बोला कि मेरी ऐसा कोई गलत नहीं है कि हमने उस चीज़ से बोरो किया है कोई भी चीज़, ऐसा मैं उसके लिए अपॉलॉजीज नहीं दूंगा। इट इन्वॉल्व्स नो प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म का क्या मतलब होता है कि हूबहू उसी चीज़ को कॉपी कर देना। प्लेगरिज्म का मतलब होता है हूबहू उसी चीज़ को कॉपी करना, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ नहीं किया गया था। नो बडी होल्ड्स एनी पेटेंट राइट्स इन द फंडामेंटल आइडियाज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर उस टाइम पे फंडामेंटल राइट्स के बारे में अगर बात की गई थी तो ऐसा कोई उसमें पेटेंट नहीं था उन लोगों का कि वो आप दूसरे हमारे जो इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे वो इस चीज़ को नहीं यूज़ कर सकते थे। ऑब्वियसली वो इस चीज़ को यूज़ कर सकते थे। वॉट आई एम सॉरी अबाउट इज़ दैट द प्रोविजंस टेकन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रिलेट मोस्टली टू द डिटेल्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। तो बेसिकली वो सॉरी इसलिए बोलना चाहते हैं क्योंकि जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के प्रोविजंस जो भी जहाँ से हम लोगों के कॉन्स्टिट्यूशन में लिया गया वो बेसिकली किस चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है, वो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन को रिफ्लेक्ट करता है। तो बस इस चीज़ के लिए वो सॉरी बोलना चाहते हैं बिकॉज ये ब्रिटिशर्स का था एंड बाकी कोई भी ऐसे प्रोविज़न के लिए वो ना ही अशेम्ड है एंड ना ही वो अपॉलॉजी लेना चाहते हैं। ओके, सो नाउ वी विल बी डीलिंग विद द नेक्स्ट क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कि उसे बोला गया अन इंडियन और एंटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों उसे अन इंडियन या एंटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया था, वी विल बी सीइंग इट राइट नाउ। कुछ क्रिटिसाइजर ने उन्हें अन इंडियन और एंटी इंडियन बोला था। क्यों उसे एंटी इंडियन बोला गया था, उन्हें ऐसा लगता था कि बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जो कि हमारे इंडिया के लोगों के स्पिरिट में वो नहीं जाते हैं। दे सेड दैट द फॉरेन नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेक इट अनसूटेबल टू द इंडियन सिचुएशन और अनवर्केबल इन इंडिया। उनका ऐसा कहना था कि जो हमारे यहाँ की अभी की सिचुएशन है उस चीज़ को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उसके बिल्कुल ही अगेंस्ट चाहता है। तो वो फॉरेन इन्फ्लुएंस है एंड फॉरेन टाइप का वो एक फॉरेन नेचर का कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि अभी हमारे इंडियन सिचुएशन के साथ दैट इज़ टोटली अनवर्केबल। इन दिस कॉन्टेक्स्ट के हनुमंतैया ने बोला था, अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे वो, वी वॉन्टेड द म्यूज़िक ऑफ वीणा और सितार बट हियर वी हैव द म्यूज़िक ऑफ एन इंग्लिश बैंड। उस टाइम पे उनको ऐसा चाहिए था कि एक हिंदुत्व वाली चीज़ आनी चाहिए थी, एक इंडियन चीज़ आनी चाहिए थी जो इंडिया के लोगों के को दर्शाए कि एक वीणा या सितार की चीज़ आनी चाहिए थी। बट उन्हें ये चीज़ अब कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हुए ये लगता है कि वो एक ऐसा इंग्लिश म्यूज़िक का बैंड है। ठीक है, दैट वॉज बिकॉज आर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वर एजुकेटेड दैट वे। उस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स एजुकेटेड थे, दैट इज़ वाई उन्होंने उन सारे लैंग्वेजेस का यूज़ किया था। सिमिलरली लोकनाथ मिश्रा ने भी, जो कि अलग एक दूसरे मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उन्होंने खुद क्रिटिसाइज़ किया कॉन्स्टिट्यूशन को एज अ स्लैविश इमिटेशन ऑफ द वेस्ट। पूरी तरीके से वेस्ट का वो इमिटेशन था एंड मच मोर अ स्लैविश सरेंडर टू द वेस्ट, कि हम लोग अपने आप को वेस्ट को पूरी तरीके से सरेंडर कर रहे हैं एंड हम उसके अधीन हो चुके हैं। फर्दर लक्ष्मी नारायण साहू ऑल्सो अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, लक्ष्मी नारायण साहू मेंबर जो कि थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, वो उन्होंने बोला कि द आइडियाज़ ऑन विच दिस ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन इज़ फ्रेम्ड हैव नो मैनिफेस्ट रिलेशन टू द फंडामेंटल स्पिरिट ऑफ इंडिया। उनका ये कहना था कि जिस भी बेस पर ये कॉन्स्टिट्यूशन बना था वो आज के हमारे इंडिया के स्पिरिट को बिल्कुल भी प्रिवेल नहीं करता है एंड द कॉन्स्टिट्यूशन वुड नॉट प्रूव सूटेबल एंड वुड ब्रेक डाउन सून आफ्टर बीइंग ब्रॉट इनटू ऑपरेशन। उनका ये कहना था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कुछ ही टाइम में वो पूरी तरीके से ब्रेक हो जाएगा क्योंकि वो हमारे इंडिया की सिचुएशंस को वो जस्टिफाई नहीं करता है। बट आई विल टेल यू ऑल दैट कि 75 ईयर्स हो चुके हैं हमारे इंडिपेंडेंस को एंड 70 ईयर्स हो चुके हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के इन्फोर्समेंट में, बट आज तक हमारे यहाँ पे ये चीज़ें नहीं हो पाई कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ब्रेक हो गया। हाँ, समय के साथ साथ चेंजेस आए, प्रोविजंस बदलते गए, अमेंडमेंट्स आते गए सिचुएशन के अकॉर्डिंग, बिकॉज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फुल तरीके से ये चीज़ था कि वहाँ पे अमेंडमेंट किया जा सकता है एंड किसी को भी
इतना ज़्यादा पावर नहीं दिया गया जो कि अपनी अथॉरिटी दिखाए या पूरी तरीके से अथॉरिटेटिव हो, ठीक है। So that was three criticisms that we dealt in this video, and in next video we will be dealing with the next three criticisms. Okay, thank you so much.